लगातार जारी है और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है सर के न्यूज़ पर। लगातार 7वें चरण की हम चर्चा कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर सबसे पहले प्रमोद गोस्वामी जी आपके पास आते हैं। प्रमोद जी, 7वें चरण के मतदान को लेकर आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है सर? प्रमोद जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है सर, अनम्यूट हो गया, बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, देखिए ये सातवां चरण काफी महत्वपूर्ण। हेलो हेलो। जी 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 सर, अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ, मैं गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण उनका स्टेप पर था। आज जो मतदान हो रहा है वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी बनारस आता है, आसपास के जिले भी उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी है कि आज वहाँ बनारस में ले लीजिए तो 3 मंत्रियों की है। वहां पर ओम प्रकाश जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, ओम प्रकाश राजभर, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। जो भाजपा के मंत्री अनिल राजभर, जो राजभर की वोटों की जो दावेदारी भाजपा के लिए करते हैं, तो उनका भी स्टेज पर है। मुख्तार अंसारी के बेटे लड़ रहे हैं, वो भी। विजय, जितने भी बाहुबली हैं, बाकी और लोग हैं, वो सारे लोग का मतदान आज होना, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण 7वां चरण के साथ साथ ये भी है कि ये जो 9 जिलों की जो 57 सीटें 54 सीटें हैं, ये सत्ता बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएंगी। जो जिस ढंग से कांटे की टक्कर होती चली आ रही, तो इस 7वां इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नजर आता है। ठीक है सर। राघवेंद्र जी आपके पास आते हैं सर। चूंकि 11 बजे के मतदान के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ गए हैं और लगभग 21% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, और ये जो आंकड़े हैं सर क्या कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से हर चरण की अगर बात की जाए तो 2017 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है सर, इसका किसको नुकसान होगा, किसको लाभ होगा? आपको 7वें चरण की अगर बात की जाए तो इसको लेकर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि शुरू से ही लेकर के मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। इस बार जो निर्वाचन आयोग की शिथिलता जो नजर आई पूरे चुनाव में, ये मैं समझता हूँ आजादी के बाद आज तक इतनी शिथिलता हमने देखी नहीं। मतदान का गिरता हुआ प्रतिशत और मतदाताओं का मौन रहना, ये राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके सबके पसीना आ रहा है। कोई एग्जैक्ट पोल ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि सत्ता में निश्चित तौर पर इनकी जो आंकड़े की बाजीगरी जो बताते रहते थे, वो जो मौन मतदाता है, खामोश है, तो ये जो समीकरण बन रहा है जो आज है, और इसमें 7 मंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में सर्वाधिक मंत्री पूर्वांचल से ही है। मुख्यमंत्री सहित जितने भी बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री भी है वो पूर्वांचल से हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हो, ये सारे दल भी पूर्वांचल से ही आते हैं। अब ये इनका कितना प्रभाव मतदाताओं पर पड़ेगा, लेकिन ये निर्णायक चुनाव है, और इस निर्णायक चुनाव में 7वें चरण के चुनाव में सत्ता का जो 7वां द्वार है, इसमें मतदाताओं में अगर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता है तो मैं समझता हूं ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सुखद होगा। अभी आप जो बता रहे थे लगभग 21% मतदान, मैं समझ रहा हूं 11 बजे तक मुझे जो लग रहा है 21 या 22% तक मतदान हुआ है, कहीं कहीं 23% हो गया। तो ये शुरुआती दौर में जो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होता है, तो वो धीरे धीरे मैं समझता हूं
कि एक जो तबका है, और जो मैंने पूरे चुनाव में देखा इस बार ओबीसी में जबरदस्त बिखरा था। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे आप ये 9 जिले की 54 सीटें ले लें, इन 54 सीटों में मैं सोनभद्र भी गया, मिर्जापुर भी गया, भदोही भी गया, और पूर्वांचल में आजमगढ़ भी गया। अलग अलग जो रणवांकरे लड़ रहे हैं, चाहे वाराणसी की सीटों पर आप ले लें, तो इनमें प्रभावशाली लोगों को भी लड़ाया गया। और ये भी बात सच है कि जौनपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद आपने देखा हो कि अंत समय में मल्ली में हमारे गृह मंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी को भी मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये था कि पूर्वांचल में तो इन 7 माफियाओं का, और 7 मार्च के बाद 7 मंत्री, और 7 मंत्री के बाद सत्ता, 7 का मतलब सत्ता के चक्रव्यूह को अब कौन सा मन्नू धरेगा, ये तो शाम को 5-6 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। अभी कुछ इसमें कहा जाए तो मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये जरूर है कि इसमें बाहुलता है। जैसे अपना दल इस पार्टी है, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी ने जब 1995 में प्रतापगढ़ में इंजीनियर बलिहारी जी के साथ मिलकर के एक मिशन को तैयार किया था, उस मिशन से आज निश्चित तौर पर अपना दल है, जिसको पिछली उसमें अच्छी सफलता भी मिल गई थी, और इस चौथे चरण में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। निषाद पार्टी का सिर्फ एक प्रत्याशी जीता था, वो भी पूर्वांचल में माफिया के रूप में जाने जाते भदोही में, वो अब प्रगति पार्टी से लड़े हैं विजय मिश्रा जी। तो ये तमाम जो चीजें सामने आ रही है, इसे निषाद पार्टी में भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत से मतदाताओं से मिला, तो उनकी निषाद पार्टी में भी ये था कि भाई 5% आरक्षण को लेकर के। वहीं जो सरकारी तबके का व्यक्ति है, उनमें कहीं ना कहीं पेंशन को लेकर के एक विसंगतियों की बात आ रही सामने। तो ये जो जोड़ तोड़ चल रहा है, मुद्दे अलग अलग है, हर क्षेत्र के मुद्दे अलग अलग है। कहीं कोई पेंशन का मुद्दा लाता है, तो कहीं कोई प्रभाव का मुद्दा लाता है, कहीं कोई कहता कि नहीं जो फ्री में सब चीजें मिल रही है। आपने देखा हो कई जगह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो योजना राशन फ्री वाली है, ये सिर्फ अभी मार्च तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या देश में संचालित है, इसके बाद ये कोरोना काल के लिए लागू की गई थी। तो ये तमाम बातें जो भ्रांति फैलाने का काम भी लोगों ने, राजनीतिक दलों ने किया है, ये निश्चित तौर पर चिंतन का विषय है। और स्पष्ट जो स्थितियां बन रही है, चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त इस बात से है कि उनको 80 वोटर्स का भरोसा है। 80 वोटर्स जो आप मानते हैं कि एक परिवार में यदि 5 लोग हैं, और 5 लोगों में अगर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक समाज से है और उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, दोगुनी तरीके से दे दिया, आप उसको मान रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का वोट है, लेकिन परिवार कोई नहीं मालूम है कि हमारी पत्नी जो है वो भारतीय जनता पार्टी 80 वोटर के रूप में गई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उसमें उनका जो आंकड़ा है 300 पार का, वो 80 वोटर्स को ही उसमें जोड़ते हैं। अन्ना प्रमुख उन्होंने बनाए, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र के उन्होंने गठन किए। लेकिन ये भी बात सच है कि जिस तरीके से प्रभाव पन्ना प्रमुख का या शक्ति केंद्रों का और इनके बूथ मैनेजमेंट का होना चाहिए था, मैंने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड में, और मैं समझता हूँ अभी 12 दिन में पूर्वांचल में रहा, तो मैंने ये देखा है मतदाता स्पष्ट नहीं बोल रहा है। और मतदाता स्पष्ट नहीं बोल रहा, रैलियों में भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग हेलीकॉप्टर देखने या तमाम गाँव में आज भी उत्सुकता होती है। और तमाम जो मुद्दे थे अन्ना प्रथा वगैरह की, ये रोहिलखंड उसमें बहुत था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद समझा इस चीज को, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, 10 मार्च के बाद अन्ना प्रथा जो गऊ और तमाम जानवर बाहर चुका है, इनका समाधान करेंगे। मैं समझता हूँ पूर्वांचल में इन सब चीजों को मतदाताओं ने लिया है। पूर्वांचल में इस चीज को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा समझ में नहीं आता, लेकिन जो मुद्दा समझ में आ रहा है तो ज्यादातर कर्मचारियों में मैंने देखा है, उनमें उदासीनता है। वो कहते नहीं, और इसके बाद पोस्टल बैलेट भी इसमें निर्णायक भूमिका में होंगे, तो पोस्टल बैलेट की भी गिनती जब जरूरत पड़ेगी तो होगी। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन 5 बजे 6 बजे तक जब भी हमारा मतदान का जो सही आंकड़ा आ जाएगा,
मैं समझता हूं कि अभी जो वहां पे शुरुआती रुझान है, इन पर बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ साहब ठीक है राघवेंद्र 60% का मतदान होना चाहिए। जी, ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया, ये रजा रिजवी जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। रजा रिजवी जी आपके पास आते हैं। सर, आप महिलाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करती है और कहते हैं कि महिला वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो राशन हो और चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हो, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करती है। सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है? महिलाएं, अगर देखा जाए तो महिलाएं क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है और कितना प्रतिशत वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है महिलाओं की अगर बात करें तो? विश्लेषण क्या कहता है आपका? सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है सर, अनम्यूट कर दीजिए। अब आ रही है आवाज? जी जी सर, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं जो है वो ज्यादा संख्या में जो है वोट करती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं करती हैं, और कई ऐसी योजनाएं जो है महिला सशक्तिकरण के लिए भी आई है, तो उससे भी इस तरफ आकर्षण उनका बढ़ा है। जैसे इनके, अगर आप देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी था कि साहब 60 साल से ऊपर जो महिलाएं होंगी उनको जो है परिवहन विभाग की बसों में फ्री चलने को मिलेगा। जी, एक और संकल्प था इनका कि साहब जो लड़कियां इंटर पास करेंगी, इंटर में उनको जो है स्कूटी देंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इनके तरफ से, और दूसरे प्रियंका गांधी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा। तो मैंने कहा भाई, मैं इसका स्लोगन ये भी हो सकता था, मैं लड़की हूँ, पढ़ सकती हूँ। लड़ने क्या सवाल है भाई, काहे लड़ा रहे हो सबको? जी, मैं लड़की हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, ये स्लोगन आ सकता था। लेकिन उन्होंने दिया कि नहीं साहब, लड़की है, लड़ सकती है। तो हर पार्टियों ने कहीं ना कहीं महिलाएं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसने भी महिलाओं के लिए भी लुभावनी चीजें रखी हैं, पेंशन योजना। तो हर पार्टियों ने कहीं ना कहीं कुछ रखा है। दूसरे मुस्लिम समुदाय में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, तो 3 तलाक का जो मसला था उससे मुस्लिम महिलाओं का कहीं ना कहीं हित हुआ है, क्योंकि वो समझती थी कि जब उनकी शादी होती थी, शादी के बाद वो समझती थी कि हमारा शौहर ऑफिस से आएगा, उसके लिए मेज पे खाना लगाएंगे, खाना खाएगा। अगर कहीं मिर्चा तेज हो गया तो लड़के तो ऑफिस से आया है, लेकिन यहाँ गुस्से में बीवी तलाक 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 कह के वो 1 सेकंड में खत्म कर देता है कि बीवी अलग हो गई, जबकि वो 10 साल से जो है 15 साल से रह रही है। वो जो है उसके कपड़े धो रही है, उसके स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जा रही है, खाना बना रही है, हक के जौजियत अदा कर रही है, लेकिन फिर भी एक झटके में तलाक तलाक कह के हटा दिया। तो ये भी जो झटके वाला तलाक था, वो भी तलाक सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर औरतों में है, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सर, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया, तो ये कहा जाए कि महिला वोटरों को अपनी तरफ करने की जो कोशिश है, कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाएगी? देखिए, महिला लड़ सकती हूँ ये भी दिया उन्होंने, जो अपना मैनिफेस्टो भी निकाला, तो मैनिफेस्टो कई फेज में निकाला है। महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने एक अलग मैनिफेस्टो बिल्कुल निकाला, अलग एक दिन रह करके उन्होंने आकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मैनिफेस्टो के सबके सामने प्रदर्शित किया। तो महिलाओं के विकास के लिए तो सब, क्योंकि आधी आबादी है, और पहले दिन से ही जो है प्रियंका जब से आई उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं को जोड़ने के लिए बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। अब ये समय बताएगा कि महिलाओं को कितना प्रतिशत वो जोड़ पाई हैं। अगर आप देखिए, आपकी विधानसभा के अंदर महिलाओं की अच्छी स्थिति रही है। अगर आप महिलाओं की स्थिति देखना चाहते हैं तो आपकी 42 जो है वो एमएलए जीत के आई थी महिलाओं की, 42, और 2 जो है बाई इलेक्शन में जीती थी, तो 44 हो गई थी। यानी 10% से अधिक जो है महिलाएं विधानसभा के अंदर बैठी थी। मैं आपको अगर महिलाओं की बात की है तो महिलाओं को मैं आंकड़ा देना चाहता हूं कि विधानसभा में 1980 में खाली 23 महिलाएं जीत के आई थी, 23 महिलाएं 1980 में। 1985 में 31 महिलाएं जीत के आई थी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद 1989 में 18 जो है महिलाएं जो है विधानसभा में आई थी जीत के। 1991 में 10 आई थी, यानी सबसे कम 1991 में जीती थी 10 महिलाएं। उसके बाद 1996 में 20 महिलाएं जीती थी, और 2002 में 26 महिलाएं जीती थी, 2007 में 23 महिलाएं जीती थी, 2012 में 35 महिलाएं जीती थी, और 2017 में 42 जीती थी बाई इलेक्शन में 2, तो 44 जीती।
यानी महिलाओं उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 2022 में ये संख्या और थोड़ा बढ़ेगी, यानी जागरूकता बढ़ी है महिलाओं में। आप देखिए अगर 2012 में 35 था तो वही 2017 में 42-44 हो गया। तो कहीं ना कहीं जागरूकता महिलाओं में आ रही है और महिलाएं अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठा रही हैं। हमें लगता है कि 2022 में महिलाओं का प्रतिशत अगर 100 तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी से कमेंट लेते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की जो तैयारी थी वो काफ़ी पहले से कर दी थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से परिवर्तन किया था, 27 मंत्री जो है वो ओबीसी के कैटेगरी से कहीं ना कहीं बनाए गए थे। पूर्वांचल की अगर बात करें 7वें चरण की, सर इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं आप? जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो ओबीसी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है या नहीं? इस पर आपका क्या विश्लेषण कहता है सर? प्रमोद जी। शांतनु, ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार में वहां ओबीसी के मंत्रियों को जगह मिली जी, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका असर या कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से उसका एक लाभ तो मिलता ही है जी। लेकिन जो जिस ढंग से देखें कि जो 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अति पिछड़े, मतलब पिछड़े और पिछड़े से अति पिछड़े जो है उन जातियों का समीकरण, जो सामाजिक समीकरण उसने बनाया था, वो जो पिछड़ों की और अति पिछड़ों का जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसको इस रूप में भी देख लें तो वो सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें मिल गई थी जी। लेकिन इस बार वो समीकरण कुछ उल्टे हुए हैं, पलटे हुए हैं जी। कि चाहे वो प्रकाश राजभर जो भाजपा में थे वो अब इनके साथ आ गए हैं, मौर्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद जी रहे वो भाजपा के साथ थे, वो इधर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो जहां उधर संजय निषाद हैं तो उनके दूसरे जो हैं वो इनके साथ आ गए हैं। जहां अनुप्रिया पटेल अगर भाजपा के साथ हैं तो उनकी माँ और छोटी बहन कृष्णा पटेल और पल्लवी ये सपा के साथ आ गए हैं। तो जो वहां के सामाजिक समीकरण है वस्तुतः पिछले लगभग 1.5 दशक से मैं ये देख रहा हूं कि पूर्वांचल की राजनीति में इन अति पिछड़े जो समीकरण हैं वो सत्ता में लाने और सत्ता में रोकने में एक बहुत नहीं तो अच्छी खासी भूमिका अदा करते रहे। देखना इस बार भी है कि इस बार जो समीकरण बदले हैं 17 में, 22 में जो 17 के समीकरण थे वो जो बदले हैं वो समीकरण कितने प्रभावी होते हैं कि कितने नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये 7वां चरण का जो चुनाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है। माफियाओं को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी के बेटे लड़ रहे हैं, वहां विजय मिश्रा लड़ रहे हैं, तो वहां रमाकांत यादव लड़ रहे हैं। तो ये सारे, और बनारस में विशेष रूप से शांतनी जी, बनारस में ये इस बार का इसलिए और ज्यादा मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उस संसदीय क्षेत्र में वहां के लोग जो हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या समीकरण बनेंगे ये तो 10 को पता लगेगा, लेकिन चुनाव निश्चित। माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा
समृद्धि। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, लगातार मतदान की अपील लोगों से करते हुए। 7वें चरण की चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।